तो आज का जो टॉपिक है वो है पैदाइश के बाद बच्चे की देखभाल कैसे करें जिससे कि बच्चा बीमार भी ना हो और उसकी ग्रोथ भी अच्छी हो। तो पैदा होने के बाद जब बच्चे के नाल के साथ जो ब्लड का पीस होता है वो भी जब बाहर आ जाए तो सबसे पहले बच्चे का नाल काटा जाता है और फिर बच्चे को एक गर्म पानी में भीगे या खुश्क तौलिए से पोंछ दिया जाता है। एकदम से नहीं पोंछे, मतलब नहलाएं नहीं, नहलाने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। वो बस उसके ऊपर जो ब्लड वगैरह लगा होता है उसको गर्म पानी में भीगा हुआ कपड़ा होता है उससे आप पोंछ दीजिए बस। तो पैदा होने के फ़ौरन बाद बच्चे को नहलाने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। कई बार ये नहलाने के प्रोसीजर में भी बच्चा मर जाता है, बच्चे कई बार मर जाते हैं न्यूबॉर्न। तो इतना ज़्यादा बच्चे को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि कई बार नर्सें जो होती हैं गलत सलत नहला देती हैं और वो बच्चा जो है कभी पानी सांस से भर जाता है या कुछ भी हो सकता है। तो इतना परेशान मत करो बच्चे को। तो पैदा होने के बाद बच्चे को या तो गर्म पानी में भीगे या खुश्क तौलिए से, खुश्क से भी पोंछ सकते हो, ऐसा कोई मसला नहीं है। गीले या सूखे मुलायम कपड़ा होना चाहिए। तौलिया भी अगर हो तो मुलायम, वरना अगर कपड़ा यूज़ कर रहे हो वो भी कॉटन का और मुलायम होना चाहिए। उससे पोंछ दें, नहलाएं नहीं। ना ही बच्चे को कोई उल्टा पुल्टा करने की ज़रूरत है। बच्चे को थोड़ी देर तक बेड पर ही रहने दें। वो थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि और थका हुआ भी होता है इतनी मेहनत करने के बाद। तो पैदा होने के बाद बच्चा जो है थोड़ी देर के बाद ही रोता है और छींकता है। तो रोना और छींक लेना इस बात की अलामत है कि बच्चा जो है वो एकदम सेहतमंद है और दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। तो एक तंदुरुस्त बच्चे के पैदा होने के 5-10 मिनट के अंदर ही छींक लेना चाहिए और रोना चाहिए। कभी कभी थकान की वजह से बच्चा थोड़ा सा लेट रोता है। तो अगर बच्चा थोड़ा सा लेट हो जाए रोने में तो हल्के हाथ से उसकी पीठ थपक सकते हैं, मगर मारना नहीं है। हाँ, अगर बच्चा रोया नहीं है या छींक नहीं ली है बच्चे ने तो समझ लो कुछ गड़बड़ है। क्योंकि छींक लेना ख़ास तौर से इस बात की अलामत होता है कि बच्चा दिमागी तौर पर बिल्कुल ठीक है। बच्चे, आप किसी भी बच्चे को अगर दिमागी कोई प्रॉब्लम है, ऑटिस्टिक है या जो भी है, तो उसके माँ बाप से पूछिए क्या वो बच्चा छींक लेता है। वो आपको बताएंगे बच्चा छींक नहीं लेता है। वैसे ये सारे काम जो होते हैं वो नर्स के करने के होते हैं, पर आपको भी पता होना चाहिए। अच्छा, बच्चे को साफ करने के बाद मौसम के हिसाब से उसे कपड़े पहनाएं और फिर उसे माँ से चिपका कर लेटाएं या माँ की गोद में ही दे दें। छोटा बच्चे को हमेशा पूरे कपड़े पहनाएं जिससे उसे कि उसको हवा ना लगे और ठंड ना लगे उसको। जैसे पूरी आस्तीन की कमीज़ और पैजामा। आजकल तो डायपर में इतनी परेशानी नहीं होती है, वरना पहले बच्चों को ठंड में भी लोग वो जो लंगोट होते हैं ना, देखे होंगे, तिकोने से बनाते हैं। पता नहीं, अब हमारे टाइम में तो हमारे बच्चों के लिए हमारी माँ ने बनाए थे। तो आज से कोई 15 साल पहले, मतलब 14-15 साल पहले बच्चे जो थे वो न्यू बॉर्न को भी लोग लंगोट में रखते थे, ठंड में भी लंगोट में रखते थे। और इससे क्या होता था, उन्हें निमोनिया अक्सर हो जाता था बच्चों को। हालांकि मेरे बच्चों को नहीं हुआ, लेकिन फिर भी क्योंकि हीटर वगैरह चलता रहता था, मगर मैं फिर भी बता रही हूँ, कई बार जो होते हैं लोग पुराने ज़माने के हिसाब से ही चलते हैं। और पुराने ज़माने में इसीलिए कई बार नए पैदा हुए बच्चे बहुत, मतलब 40 डेज़ भी, अपने 40 दिन भी पूरे नहीं कर पाते थे और उन्हें निमोनिया हो जाता था और निमोनिया की वजह से वो मर जाते थे। इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है बच्चे को खुला रखना। और एक, पहले ज़माने में लोग खुले में नहलाते भी थे बच्चे को, ये भी बहुत बड़ी वजह होती है। हालांकि डॉक्टर्स भी बताते नहीं है कि खुले में मत नहलाओ बच्चों को और पूरे कपड़े पहनाओ, ये बात डॉक्टर भी ज़्यादातर बताते नहीं हैं। और माएँ जो होती थी पहले, अब आजकल तो खैर थोड़ा सा इस चीज़ की अवेयरनेस हो गई है,
लेकिन माएँ जो होती थीं पहले वो भी नहीं बताती थीं कि भाई बच्चे को क्या करते थे कि धूप निकली है तो ठंड में भी दिसंबर जनवरी की ठंड में भी धूप अगर निकल आई है तो छत पे ले गया और छत पे उसे बच्चे को गर्म पानी से नहला दिया, मालिश करी उसकी और उसे नहला के धूप में लेटा दिया और इस तरह से उसको लग जाती थी ठंड। और वो भी पहनाते थे लंगोट। अब वो बच्चा हाथ पैर चलाए तो उसका वो रज़ाई और जो उसका जो छोटा सा कंबल होता है वो खुल जाता है तो वो उसे ठंड लग जाती है। तो कई बार बच्चों को दस्त लग जाती हैं ठंड के और उनकी सांस चलने लगती है, ठंड हो जाती, निमोनिया। इसकी बहुत बड़ी वजह यही होती है बच्चे को खुले में नहलाना और बच्चे को पूरे कपड़े नहीं पहनाना। तो इस बात का ध्यान रखें, चाहे जाड़ा हो या गर्मी हो, बच्चे को एक तो बंद में नहलाएं क्योंकि छोटा बच्चा बहुत नाजुक होता है। और उसके अलावा उसको कपड़े हमेशा मौसम के हिसाब से पूरे पहनाएं। जैसे अगर ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से वूलन कपड़े पहनाएं और अगर गर्मी है तो गर्मी के हिसाब से भी कॉटन के कपड़े पहनाएं, लेकिन उसमें भी उसका ट्राउज़र होना चाहिए, पैजामा, और उसकी कमीज़ पूरी आस्तीन की होना चाहिए, कॉटन की हो सकती है। और इसके अलावा गर्मी अगर ज़्यादा है तो कोशिश करें बच्चे को अगर पंखे में भी लिटा रहे हैं तो थोड़ा सा पंखे से बचा कर लेटाएं, हवा से, डायरेक्ट हवा उसे नहीं दें क्योंकि बच्चा, छोटा बच्चा बहुत नाजुक होता है और उसे बहुत जल्दी ठंड लग जाती है, निमोनिया हो जाता है। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें। तो यहाँ मैं एक बार फिर ये बात रिपीट कर दे रही हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि पहले ज़माने में बच्चों को बहुत जल्दी ठंड और निमोनिया हो जाता था, न्यूबॉर्न बेबीज़ को, क्योंकि लोग उन्हें लंगोट में रखते थे, छोटा सा वो तिकोना पहना देते थे और बच्चे को धूप में, मतलब हवा में, खुले में नहलाते थे। तो बच्चे को ठंड लग जाती थी इस तरह से। और कई बार छोटा बच्चे के पैदा होने के 1 या 2 हफ्तों के बाद उसे निमोनिया हो जाता था, सांस चलने लगती है और मतलब बहुत ज़्यादा बुखार भी हो सकता है, लेकिन ये तो बहुत कॉमन है कि सांस चलने लगी बच्चे की और उसको दस्त आने लगे, लूज़ मोशन हो गए। तो इस सभी ठंड रिलेटेड प्रॉब्लम्स की वजह जो होती है वो ये लंगोट और ठंड में बच्चे को खुले में नहलाना ही होती है। तो इस बात का ध्यान रखें, मौसम कैसा भी हो, मौसम के हिसाब से पूरे कपड़े पहनाएं और उसको ठंड, मतलब खुले में नहीं नहलाएं, अंदर जहाँ, मतलब आजकल तो खैर जो बाथरूम होते हैं इस हिसाब से बने हुए होते हैं कि उसमें आराम से आप बच्चे को नहला सकते हैं, तो बच्चे को बाथरूम में ही ढके हुए में नहलाएं। तो इस बात का ख़ास ध्यान रखें कि बच्चे को ठंड ना लग जाए और बच्चे को एसी, कूलर इस टाइप की और पंखा जो है उसकी डायरेक्ट हवा में भी नहीं छोड़ें और अच्छी तरीके से ढक के रखें बच्चे को। सोता हो ख़ास तौर से तब उसको ज़रूर ढकें और इस बात का ध्यान रखें कि बच्चे को ठंड ना लगने पाए। इसके अलावा चाहे अगर ठंडी का मौसम है तो आप ये कर सकती हैं कि रोज़ाना नहलाएं नहीं ठंडी के मौसम में, बस तेल से उसकी मालिश ज़रूर कर दें। नहलाएं वही 5वें या छठे दिन नहला दें उसे और मालिश लेकिन रोज़ करें क्योंकि मालिश से भी उसकी सफाई हो जाती है। तो तेल से किसी भी अच्छी क्वालिटी का कोई भी तेल ले सकते हैं आप, जो भी हो बेस्ट रहता है। गर्मियों में जो होता है वो कोकोनट ऑयल अच्छा होता है क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा होता है और जाड़ों में जो है वो आप जैतून का तेल या फिर ये जो मस्टर्ड ऑयल होता है ये भी ले सकते हैं। तो बच्चे की पूरी बॉडी पर आप तेल लगाएं और उसका रोज़ाना मालिश एक टाइम ज़रूर करें और ख़ास तौर से कानों के पीछे और ये जांघों के पास, बगलों में, यहाँ की सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। और वरना ऐसा भी कर सकती हैं कि गीली कॉटन से इन जगहों को पोंछकर, जैसे कि कानों के पीछे और बगलों में और यहाँ पेशाब की जगह जो होती है, जांघें जो होती हैं, वहाँ गीले कपड़े से रोज़ाना सफाई करके गर्म पानी में, मतलब गुनगुना हो पानी, जितना कि सह सकें, तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, उसमें बच्चे थोड़ी सी कॉटन डाल के और उससे आप सफाई रोज़ाना इन जगहों की कर सकते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है अगर इन जगहों की सफाई ना करो, जैसे कि कानों के पीछे और आपकी जांघें हो गई और बगलें हो गई, तो यहाँ पर रैशेज़ होने लगते हैं बच्चे के
और रैशेज़ वो बहुत ज़्यादा उसे परेशान करते हैं। रोता बहुत है बच्चा, तकलीफ़ में रहता है, सो भी नहीं पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि इन जगहों की रोज़ाना ख़ास तौर से सफाई करके, और इधर आप ऑयल ज़रूर लगाएं। क्रीम भी लगा सकते हैं, मगर क्रीम से कई बार जो होता है बच्चे को, छोटा बच्चे की स्किन जो होती है टॉलरेट नहीं कर पाती है और एलर्जिक रिएक्शंस भी आ सकते हैं। तो क्रीम वगैरह ना लगाएं ये सब चीज़ें, तो ही अच्छा है। सिर्फ ऑयल लगा दें आप अच्छी क्वालिटी का, वही बेहतर है। और यहाँ एक बात और बता देती हूँ कि हमारे इंडिया में तो पाकिस्तान में भी शायद ऐसा ही होता होगा, क्योंकि दोनों एक ही जगह हैं। तो वहाँ अक्सर ये किया जाता है कि न्यूबॉर्न बेबी जो होता है उसके बाल बहुत होते हैं। तो पहले दादी नानी करती थी कि वो एक आटे की लोई बनाई और घी लगाया उसमें, और उससे बच्चे की लोई से मालिश करती थी आटे का पेड़े से, जिससे कि उसके बाल हट जाएं। तो मैं ये बताना चाहूँगी आपको कि वो बाल जो होते हैं वो 40 डेज़ में खुद ही ख़त्म हो जाते हैं, 40 से 45 दिन के अंदर। आपको कुछ भी बच्चे को परेशान इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है कि उसके ज़ोर ज़ोर से रगड़ रहे हैं, मालिश कर रहे हैं, बाल उतर जाएं, बाल उतर जाएं। वो बाल नहीं रहते हैं उसके, वो खुद ही झड़ जाते हैं थोड़े टाइम के बाद। तो उसकी कोई टेंशन मत लेना है आपको। आप सीधी सीधी हल्के हाथ से तेल से मालिश कीजिए, ये सब मत करिए कि उसके आटे की लोई से और इस तरीके के जो पुराने ज़माने में रिवाज होते थे वैसे करते थे, वो सब मत करिए आप। उससे क्या होता है, तेज़ हाथ से, बहुत कर्रे हाथ से मलते हैं तो वो कई बार जो होता है बच्चे को चोट भी लग सकती है उससे। तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप। गर्मी है तो आप रोज़ाना बच्चे को गर्म पानी से, गुनगुने पानी से नहला सकती हैं, मगर अगर ठंडी है तो फिर रोज़ रोज़ मत नहलाओ बच्चे को, सिर्फ मालिश कर दो उसके रोज़ाना, और 5वें छठे दिन उसको नहलाओ। हाँ, सफाई उसकी कर दो जैसे मैंने बताया है। ख़ास तौर से जो पॉटी की जगह होती है और पेशाब की जगह, वो जो है वो साफ़ सुथरी रखो। एक बार दिन में ज़रूर उसकी सफाई करो। तेल से मालिश करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि बच्चे की बॉडी पर कहीं भी रैशेस ना हो। रैशेस मतलब उसकी जो होती है स्किन रेड रेड लाल लाल होने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा ड्राई और लाल होने लगती है, और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देती है बच्चे को। उससे बच्चा रोता भी बहुत है और रात में सो भी नहीं पाता है। तो बच्चे के जो है रोज़ाना उसकी बॉडी पे तेल से मालिश करना ज़रूरी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि पैदाइश के थोड़ी देर के बाद ही बच्चे को अपना दूध लगा दें। वैसे पैदा होने के बाद बच्चा दूध इतना पीता नहीं है, क्योंकि वो अपना जो है मतलब आपने देखा होगा कि पैदाइश के बाद जो होता है 1-2 दिन शुरू में माँ के दूध बनता भी बहुत कम है, पानी सा ही निकलता है। हालांकि वो पानी जो निकलता है या गाढ़ा सा जो निकलता है माँ का दूध 2-3 दिन शुरू के, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। तो वो उसको ज़रूर पिलाएं। और बच्चा जो होता है अपने अंदर स्टॉक करके भी लाता है पहले से ही खाने का, जो होता है इतनी एनर्जी होती है कि उसे बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती है। तो आप इतने फ़िक्र नहीं करें कि बच्चे का पेट नहीं भरेगा इतने में या कुछ भी। जो भी जितना भी निकल रहा है आप बस उसे अपना दूध पिलाएं। कोशिश करें ऊपर का दूध नहीं लगाएं उसके। हाँ, अब अगर कोई प्रॉब्लम ही आ गई है तो फिर देख सकते हैं वो वैसे जो है बच्चे के लिए बेहतर होता है, बेस्ट माँ का अपना दूध, अपनी माँ का दूध उसके लिए। वो जो शुरुआती 2-3 दिन का दूध होता है, वो गाढ़ा सा जो दूध निकलता है, वो बच्चों के लिए को पिलाना बहुत ज़रूरी होता है। वो बहुत न्यूट्रिशियस होता है। और वो जो दूध होता है बच्चे के लिए एक दवा का काम करता है। मतलब जैसे कि वैक्सीन, समझ लीजिए आप उसको, वैक्सीन लग गई रोगों से लड़ने की, उसकी जो इम्यूनिटी मजबूत करने का काम होता है वो करता है वो दूध। तो मैं तो यही कहूँगी कि माँ कोशिश यही करे कि अपना दूध ही दे बच्चे को। देखिए, कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि जानवर हो या इंसान हो, जो भी मम्मल होते हैं जिनको ऊपर वाले ने मतलब ब्रेस्ट दिया है दूध पिलाने के लिए, जो कि अंडा नहीं देते हैं, जो भी होते इंसान या जानवर जो भी हैं,
वो एक कुदरत ने ऐसा निज़ाम रखा है कि बच्चे के पैदा होने के बाद, चाहे वो जानवर का बच्चा हो या इंसान का, माँ के भरपूर दूध आता है कि वो बच्चा मतलब इतना आता है कि एक अच्छी माँ, जो माँ होती तंदुरुस्त, उसको तो इतना बनता है कि उसका बच्चा पी ले, साथ में एक बच्चा अगर किसी को परेशानी हो रही तो दूसरा भी पी ले दूध, तो काफ़ी दूध बनता है। तो ये जो होता है कि दूध कम बन रहा है या फिर नहीं बन पा रहा है, तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह होती है इंसुलिन हाई रहना। आप कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा ले रहे हो, फैट आपकी डाइट में बहुत कम है और प्रोटीन भी बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट और शुगर आप बहुत ज़्यादा खा रहे हो, तो फिर आपका दूध बहुत इम्कान है आपको हाई इंसुलिन होगा और हाई इंसुलिन की वजह से आपके दूध नहीं बनेगा। आजकल क्योंकि मोस्टली 90% जो लोग हैं दुनिया में, उनको 80 to 90% लोगों को इंसुलिन रेजिस्टेंस और हाई इंसुलिन की प्रॉब्लम होती ही है। तो यही वजह है कि नई माएँ, आजकल ये बिज़नेस बहुत बड़ा है कि फार्मूला मिल्क का बच्चा पैदाइश होने के बाद कई बार ऐसा होता है माँओं के दूध नहीं बनता है और वो समझ नहीं पाती हैं, क्योंकि पता नहीं होता है ये इसके पीछे भी इंसुलिन ही है। माँओं के दूध नहीं बन रहा है, इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो। और ज़रूरी है कि आप जैसे ही अपना जो कार्बोहाइड्रेट को बिल्कुल लो कर दोगे, हाई प्रोटीन हाई फैट वाली डाइट रखोगे और इंसुलिन आप अपना कंट्रोल कर लोगे, तो फिर आपका दूध खूब अच्छा बनेगा। एक तो अच्छी क्वालिटी का बनेगा और इतना बनेगा कि आपको ऊपर से फार्मूला मिल्क देने की या फिर ऊपर का दूध देने की बच्चे को कोई भी ज़रूरत पेश नहीं आएगी। तो माँ के दूध अच्छा बने, ज़्यादा बने, इसके लिए ज़रूरी है कि आपका इंसुलिन लो रहे। इंसुलिन आपका लो रहेगा तो आपका दूध अच्छा बनेगा, अच्छी क्वालिटी का बनेगा और अच्छी क्वांटिटी में बनेगा। तो इंसुलिन लो रहे, इसके लिए आपके डाइट जो होना है वो होना चाहिए लो कार्बोहाइड्रेट, हाई प्रोटीन और हाई फैट डाइट। तो इस तरह से डाइट करके आप अपने इंसुलिन को कंट्रोल रख सकती हैं, जिससे कि आपकी जो दूध है, दूध का क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा हो, जिससे कि बच्चे का पेट भर सके। अच्छा, इसके साथ ही कोशिश करें, यही करें कि बच्चे की पैदाइश होने के 40-45 दिन तक, पैदाइश के बाद 40-45 दिन तक कोई भी आप कच्ची सब्ज़ी नहीं खाएं। फ्रूट भी अगर खाने हो, फ्रूट खा सकती हैं आप सुबह के टाइम पे, मगर फ्रूट अगर फिर भी कोशिश यही करें कि फ्रूट भी अगर खाने हो तो थोड़ा सा उसको पका कर खाएं, क्योंकि कच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान कर जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप नाश्ते में भी प्रोटीन लें, फ्रूट भी ज़्यादा ना ही खाएं तो अच्छा है, 40-45 दिन तक, उसके बाद खा सकती हैं आप। तो बच्चे की पैदाइश होने की, क्योंकि फ्रूट्स में थोड़ी सी शुगर होती है तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है। और कच्ची सब्ज़ी तो आप सलाद, जूस, कच्चा, ये तो सब तो आप बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि ये सब जो होता है गैस बनाता है, और आपको जब गैस बनेगी, कच्ची सब्ज़ी या सलाद आप खाओगे, गैस बनेगी आपको, तो आपके बच्चे के पेट में भी गैस बनेगी, उसके पेट में दर्द होगा, वो परेशान करेगा, रात में रोएगा भी ज़्यादा और परेशान बहुत ज़्यादा करेगा आपको। पहले ज़माने में नई माँओं को 40-45 दिन तक बिल्कुल भी सब्ज़ी वगैरह खाने को, ख़ास तौर से ये जो क्रूसीफर होती, गोभी वगैरह, ये तो बिल्कुल भी नहीं दी जाती थी, क्योंकि उससे गैस बनती है। गोभी वगैरह आप अब गौर करो, कभी भी आप खाओगी और बच्चा जो है वो रोएगा आपका, तो उसकी गैस बनती है, बच्चे के पेट में भी गैस बनेगी और वो रोएगा, पेट में उसके दर्द हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि कोशिश यही करें कि 40-45 दिन तक सब्ज़ी जो है, इस सब्ज़ी वगैरह से दूर ही रहें, दालें, सब्ज़ी, इन सब चीज़ों से दूर रहें। यानी कि आपको प्रोटीन और फैट लेना है ज़्यादातर। सुबह के टाइम पे अगर चाहें तो थोड़ा सा आप फ्रूट ले सकती हैं सीज़न का, लेकिन अगर लग रहा है कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठंडी वगैरह का असर हो रहा है, तो फिर 40-45 दिन तक फ्रूट भी मत लो आप सिर्फ वही लो, हाई प्रोटीन और हाई फैट ज़्यादातर आप। और सब्ज़ी वगैरह शुरुआत में 10-15 दिन तो खैर बिल्कुल ही मत लो, उसके बाद भी अगर ले रहे हो तो फिर पका के खाओ।
और जब तक आप बच्चे को दूध पिला रही हैं 2-2.5 साल तक, तब तक आप ये कच्ची सलाद और ये जूस वगैरह जो है ये बिल्कुल ना लें सब्जियों का। और हाँ, फल ले सकती हैं आप सुबह से दोपहर तक के टाइम पे, लेकिन ये कच्ची सलाद और जूस वगैरह जो है ये बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आप खाओगे तो बच्चे को आपके प्रॉब्लम होगी। सब्ज़ी वगैरह अगर खानी है तो आप 40-45 दिन के बाद आराम से पकाकर सब्ज़ी खा सकते हो। लेकिन सब्ज़ी भी अगर खा रहे हो तो उसमें भी आप ये करो कि गोश्त डाल के अच्छी तरीके से, और उसमें फ़ैट में बनी होनी चाहिए सब्ज़ी, तो खाओ उसको। और राइस खा सकते हो आराम से आप, राइस में आप थोड़ा फ़ैट डालो और थोड़ी सी दालचीनी डालो, तो वो आपको नुकसान नहीं करता है। बस हाँ, पोर्शन जो होता है कार्बोहाइड्रेट का वो नुकसान करता है। मतलब आपको थोड़ी क्वांटिटी में लेना है। 100 से 200 ग्राम तक ले सकते हो। 100 ग्राम तो आराम से खा सकते हो आप, और साथ में दूसरी प्रोटीन की चीज़ें लो, जैसे कि फ़िश ले सकते हो आप। थोड़े से आपने राइस ले लिए पेट भरने के लिए, और साथ में आप फ़िश ले लो, और सब्ज़ी वगैरह अगर ले रहे हो वो ले लो, और फिर या फिर पनीर वगैरह ले सकते हो। मगर डेयरी पे देखो, डेयरी में ये पनीर चीज़ ले सकते हो, मगर रोज़ रोज़ का मत करो फिर भी ये। मतलब खा सकते हो, इतना नुकसान नहीं देता है। दूध ज़्यादा नुकसान देता है, दूध मत पियो। दूध, चाय ले सकते हो आराम से। तो इस तरह से अपना पोर्शन को मैनेज करो। साथ में अंडे ले लिए इस तरह से, जिससे कि आपका कार्बोहाइड्रेट, अब हर कोई अपनी प्लेट अलग तरीके से बनाता है, तो ये ध्यान रखो कि कार्बोहाइड्रेट कम हो और आपकी जो थाली जो बनाओ उसमें फैट और प्रोटीन की क्वांटिटी ज़्यादा हो आपकी। तो इस तरह से खाओगे तो बच्चे के जो है, बच्चे को लिए दूध भी अच्छी क्वांटिटी में बनेगा और अच्छी क्वालिटी का बनेगा, और बच्चे के पेट में गैस वगैरह भी नहीं बनेगी। तो 40-45 दिन के बाद फिर सब्ज़ी को पकाकर और सुबह में फ्रूट्स आप खा सकती हैं। और 40-45 दिन में बच्चे का पेट जो होता है वो भी मज़बूत हो जाता है, वो थोड़ा सा डाइजेस्ट कर लेता है अगर आप थोड़ा सा गड़बड़ी भी खा लेते हो तो। लेकिन जो 40-45 दिन का पीरियड होता है बच्चे की पैदाइश के बाद, उसमें थोड़ा सा अपने खाने पीने का ध्यान रखो। इसके अलावा आपको जब बच्चे को आप दूध पिला रही हो ब्रेस्ट फीड के दौरान, आप थोड़ी सी आपका एक आयोडीन का सप्लीमेंट ज़रूर लो आप, जब बच्चा पेट में हो तब भी, और बच्चे की पैदाइश के बाद जब दूध पिला रहे हैं उसे तब भी। वो सप्लीमेंट, एक तो आपको आयोडीन जो है वो बच्चे को दिमागी, उसके जो दिमाग बनने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। दिमागी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसका, मतलब दिमाग जो होगा तेज़ होगा, शार्प होगा बच्चे का, दिमागी उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और क्योंकि आप जब खाओगी तो आपके दूध से वो बच्चे को आयोडीन मिल जाएगी। उसके अलावा जब दूध जो बनता है वो ग्लैंड से बनता है, ब्रेस्ट में ग्लैंड्स होते हैं जो कि दूध दूध ये समझ लीजिए एक तरह से हार्मोन की तरह हो गया। तो ब्रेस्ट उन ग्लैंड से दूध को रिलीज़ करता है। तो ब्रेस्ट की ग्लैंड्स जो होती हैं उनके लिए भी आयोडीन बहुत ज़रूरी होती है थोड़ी क्वांटिटी में। तो आजकल जो है आयोडीन की कमी ज़्यादातर लोगों में पाई ही जाती है। तो ग्लैंड्स जो हैं आपके, जब अच्छे से उनको मजबूती मिलेगी ग्लैंड्स को, तो वो दूध का प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, दूध आपके ज़्यादा बनेगा और अच्छी क्वालिटी का बनेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि आयोडीन का सप्लीमेंट आप एक ज़रूर लें। तो आयोडीन के लिए वैसे बेस्ट तो ये होता है कि सी कैल्प ले लें आप कैप्सूल भी ले सकते हैं, आप पाउडर भी ले सकते हैं। आयोडीन पे मैंने पूरा एक वीडियो बनाया है, वो ज़रूर देखें। उसमें आपको आयोडीन आप किस तरह से ले सकते हो सब बताया हुआ है। अगर पाउडर फॉर्म में ले रहे हो तो एक छोटा टीस्पून फुल ले सकते हो पानी में घोल के, 50-100 ml पानी में, या फिर चम्मच अगर बड़ा है, टेबल स्पून है तो फिर आधा चम्मच बस काफ़ी होता है, आधे से भी थोड़ा सा कम। इतना मतलब 5 ग्राम समझ लीजिए आप, अगर वेट में देखें तो 5 ग्राम दिन भर के लिए काफ़ी होता है बस। तो दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो इस चीज़ का ध्यान रखें कि उनकी डाइट में एक आयोडीन का सप्लीमेंट भी होना चाहिए। तो आयोडीन का सप्लीमेंट के लिए आप सी कैल्प जो होता है बेस्ट होता है, वो आप ज़रूर रखें अपनी डाइट में।
इसके अलावा जब बच्चा 5-6 महीने का हो जाए तो उसे थोड़ा थोड़ा सॉलिड फूड देना शुरू करें। और अगर 5-6 महीने में आप आदत नहीं डालोगे बच्चे की, तो वो बाद में बहुत ज़्यादा परेशान करता है बच्चा सॉलिड फूड खाने में, क्योंकि वो चाहता है मुझे दूध ही मिले। दूध पे ख़ास तौर से जो माँ का दूध पीते हैं वो फिर चाहते हैं मैं दूध ही पीता रहूँ। तो इस बात का ध्यान रखें, जैसे ही बच्चा 5 महीने का हो जाए उसके बाद ही उसे थोड़ा थोड़ा सा खिलाना शुरू कर दें आप। तो सॉलिड फूड में अगर आप फ्रूट्स देना चाह रहे हो तो कोई भी फ्रूट हो, आप सुबह से दोपहर तक, जैसे बड़ों के लिए मैंने बताया है वैसे ही बच्चों को भी आप सुबह से दोपहर तक कोई भी पल्प वाला जो फ्रूट होता है, या अगर जूस दे रहे हो, वैसे जूस नहीं दो तो अच्छा है, जूस में शुगर बहुत ज़्यादा होती है फलों के जूस में। तो अगर पल्प वाला फ्रूट जैसे कि केला या आम अगर आप बच्चे को देना चाह रहे हो तो सुबह से दोपहर तक आप दे सकते हो। थोड़ा सा ही बच्चा थोड़ा सा ही खाता है तो देना चाहो तो दे सकते हो, वरना बेस्ट होता है बच्चे के लिए बोन ब्रॉथ और एग। एग अगर एलर्जी है एग की तो एग मत दो, वरना अंडा जो होता है 1 से 2 आप दिन भर में दे सकते हो बच्चे को। बच्चे के लिए बहुत अच्छा होता है फूड का सप्लीमेंट प्रोटीन का बच्चे के लिए। और बोन ब्रॉथ जो पाए का सूप मैंने रेसिपी दे रखी है, आप ज़रूर देखिए कैसे बनता है, वो दे सकते हो। उसके अलावा आप बच्चे की थोड़ी थोड़ी चाय की आदत डालो। जैसे कि अगर आपको लगता है आपका दूध, वैसे तो देखो मैंने बताया आपको, अगर आप हाई प्रोटीन हाई फैट डाइट रखोगे तो 2-2.5 साल तक आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप ऊपर का दूध दो। फिर भी अगर आपको लगता है बच्चे को थोड़ा सा देना है दूध किसी टाइम अगर आप चाहते हो, तो कोशिश ये करो दूध की जगह उसकी चाय की आदत शुरू से डालो। चाय एक अच्छी चीज़ होती है, दूध कई बार एलर्जी करता है और बच्चों को भी एलर्जी कर जाता है गाय का दूध ख़ास तौर से। तो अगर देना ही है तो फार्मूला मिल्क जो होता है वो थोड़ा सा दे सकते हो, ना ही दो तो अच्छा है। देखो ये सब चीज़ें कोई अच्छी नहीं होती, ये बस इसलिए सही है कि अब ना से हाँ मतलब मजबूरी है कोई आ गई है आपको तो फिर ठीक है ये चीज़ें, वरना जो है जो नेचुरल माँ का दूध होता है अपनी माँ का, उससे बेहतर कोई ग़िज़ा बच्चे के लिए दूध कोई और सा भी बच्चे के लिए होता नहीं है। तो 2-2.5 साल तक अगर आप मतलब इंसुलिन आपका कंट्रोल में रहता है तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप बच्चे को ऊपर का दूध दो। फिर भी अगर देना चाहते हो किसी टाइम थोड़ी सी चाय की आदत उसकी डालो, चाय उसको दे सकते हो, चाय उसको फ़ायदा ही देगी नुकसान नहीं देगी। दूध जो होता है, दूध की लैक्टोज और दूध का प्रोटीन जो होता है, कई बार हालांकि 5-6 साल तक बच्चे टॉलरेट कर जाते हैं उस प्रोटीन को, लेकिन कई बार अगर बच्चे जो हैं पैदाइशी तौर पे थोड़े से कमज़ोर हैं या एलर्जिक रिएक्शंस बच्चे को आते हैं, पेट कमज़ोर है उनका, तो फिर वो उस दूध को हज़म नहीं कर पाते हैं। तो इस बात का आप ध्यान रखें। फिर अगर आपको बच्चे को एलर्जी है दूध से तो फिर आप कोई जो एलर्जी के बिना वाला दूध होता है हाइपो एलर्जेनिक, वो अपने डॉक्टर से लिखवा सकते हो। ये सब मैं आपको बता रही हूँ, मजबूरी के सौदे हैं ये सब। आपका अपना दूध बच्चे के लिए बेस्ट है, वही दीजिए आप। ये सब मजबूरी वाली बात बता रही हूँ कि नहीं है आपके पास या कोई मजबूरी में आप फंस गए हो तो आप दे सकते हो। कि बच्चे को कई बार जो होता है ये गाय का दूध सूट नहीं करता है, बहुत हैवी होता है, उसका प्रोटीन कंटेंट बिल्कुल अलग ही होता है, तो वो कई बार बच्चों को डाइजेस्ट नहीं होता है। तो गाय का दूध जो है उसकी जगह आप बकरी और ये जो शीप भेड़ का दूध होता है वो ज़्यादा बेहतर होता है। उसमें भी अगर आप पानी मिला लो, आधा दूध आधा पानी कर लो और चीनी नहीं मिलाओ शुगर, तो वो जो है थोड़ा सा बच्चे को अगर मजबूरी है तो दे सकते हो थोड़ा बहुत। और वैसे तो मैंने बता ही दिया है कि दूध की जगह अगर आप चाय की बच्चे की आदत डालोगे, दिन में अगर 1-2 बार भी दे दोगे चाय बच्चे को थोड़ी थोड़ी सी, तो उसको फ़ायदा ही करेगी, नुकसान नहीं करेगी। तो छोटे बच्चे का भी जब आप डाइट प्लान बनाते हो तो उसमें इसी बात का ध्यान रखना है कि शुगर जो है, कार्बोहाइड्रेट कम होना चाहिए और प्रोटीन और फैट ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखिए बच्चा जो है वो बन रहा है, आप बन चुके हो, तो बच्चों के लिए तो और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं आपके, आपकी बॉडी बनी ही प्रोटीन की होती है। तो बच्चे को प्रोटीन आप दें डाइट में अच्छी क्वांटिटी में,
और जैसे चिकन है, फिश है, ये सब खाने की आदत डालें। कार्बोहाइड्रेट बच्चा अगर लेता है, थोड़ा बहुत तो लेता ही है खैर बच्चा, क्योंकि बच्चे को क्विक एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो बेस्ट सोर्स होता है बच्चे के लिए वो आलू, या तो आलू आप बॉईल करके मैश करके उसमें घी थोड़ा सा सॉल्ट ऊपर से नमक छिड़क के दे सकते हैं, और थोड़े से चावल भी दे सकते हैं। गेहूं की रोटी की जगह चावल जो होते हैं ये समझिए 100 गुना बेहतर होते हैं। गेहूं में बहुत सारी एलर्जीज, ग्लूटन तो होता ही है जो कि बहुत डाइजेस्ट होने में बहुत हार्ड होता है उसका। उसके अलावा भी उसमें बहुत तरह की उसकी जो हस्क होती है, उसका छिलका, उसमें भूसी जो होती है उसमें बहुत सी एलर्जीज होती हैं। चावल में ये चीज़ नहीं होती है। चावल का भी हालांकि शुगर कंटेंट हाई होता है, मगर एलर्जी की जगह के लिए अगर आप देखें तो एलर्जीज जो होती हैं वो ना के बराबर ही होती हैं चावल में। तो और ऊपर से चावल जब हम पकाते हैं तो एक तो वो 3-4 घंटे भीगा हुआ होता है, ऊपर से फिर हम उसे पानी में पकाते हैं, तो फिर उसका जो है नुकसान बहुत ज़्यादा कम रह जाता है और वो डाइजेस्ट होने में बहुत हल्के होते हैं, बहुत आराम से आप उसको पचा सकते हो चावल को। और फिर भी उसमें जो शुगर है उसको और ज़्यादा कम करने के लिए आप उसमें पकते टाइम थोड़ी सी दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा फैट डाल सकते हो। उसके बाद जब आप उसको खा रहे हो तो ये ध्यान रखना है कि या तो आप उसे दाल के साथ खाओ और घी डला होना चाहिए सालन, या फिर अगर हो है सालन से खा रहे हो तो सालन भी अच्छा प्रोटीन होना चाहिए उसमें। सब्ज़ी भी अगर है, सब्ज़ी के साथ प्रोटीन, आप गोश्त वाली सब्ज़ी बनाइए गोश्त डाल के, और फैट उसमें अच्छी क्वांटिटी में होना चाहिए। ऊपर से देसी घी भी, अगर देसी घी अच्छी क्वालिटी का आपको मिल जाता है तो देसी घी डाल के खाइए। मतलब वही है कि बच्चे के लिए भी वही करना है कि ये ध्यान रखना है कार्बोहाइड्रेट कम हो और जो फैट और प्रोटीन है वो ज़्यादा हो। मगर बच्चे जो है थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं और उनको इतना नुकसान भी नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो जो है ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो उनको जो है ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो चावल जो होता है एक क्विक एनर्जी बहुत जल्दी देता है, तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आप खाओगे तो आपको नुकसान करेगा। और अगर प्लेन राइस खाओगे बिना कोई भी चीज़ उसमें डाले, सादे ऐसी खाओगे, तो वो बहुत आपको नुकसान करेंगे, शुगर उसमें बहुत ज़्यादा होती है। मगर जब आप उसको प्रोटीन और फैट के साथ मिला देते हो तो उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, मतलब वो शुगर जो कंटेंट होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। और बच्चों को एक क्विक, मतलब बहुत एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो बच्चों के लिए गेहूं की रोटी की जगह चावल जो है वो बहुत अच्छा ऑप्शन है उनका पेट भरने के लिए। तो आप उनको चावल दे सकते हो। और प्रोटीन और फैट तो आपको देना ही है, मैंने बताया है। और बीच बीच में अगर बच्चों को भूख लगती है तो आप सूप दे सकते हो, बोन ब्रॉथ। और बोन ब्रॉथ अगर वैसे तो बच्चे पी लेते हैं, नहीं पी रहा है बच्चा, तो फिर आप जो है उसको चावलों में भी डाल के दे सकते हो। तो इस तरह से अपना जहन लगा के देखो कि मैं किस किस तरह से बच्चे को दे सकती हूँ। और प्रॉन जो होते हैं, झींगे, वो बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, वो दे सकते हो आप बच्चे को। हल्का सा हल्दी और ज़रा सा उसमें नमक और हल्की सी मिर्च, अगर बच्चा खा लेता है तो डाल दो, नहीं खाता है तो मत डालो, कहीं रोने लगे बच्चा, तो वो डाल के आप दे सकते हो उसको। तो इस तरह से बच्चे की थाली तैयार करो कि उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है, एक तो ये रोटी वोटी ना हो उसमें, कभी कभार हो गई तो हो गई ब्रेड रोटी, और ज़्यादातर अगर दे रहे हो ग्रेन तो फिर वो चावल होना चाहिए। 2 टाइम बस दे दो, वही काफ़ी है, 2 टाइम काफ़ी होता है। और बीच में जो है वो आप ऐसे प्रॉन दे दिए, फिश दे दी, चिकन दे दिया, इस टाइप से प्रोटीन को जो है कोशिश करो प्रोटीन ज़्यादा हो। मतलब अंडे जो हैं, अंडे बहुत अच्छे होते हैं बच्चों के लिए, अंडे 1 से 2 आप बच्चे को रोज़ दे सकते हो। और सब्ज़ी वगैरह अगर दे रहे हो तो फिर सब्ज़ी भी अच्छे से फैट में और गोश्त में के साथ बनी हुई हो तो वो दे सकते हो आप, कोई बच्चे को नुकसान नहीं करेगी। हाँ, एक बात मैं बताना चाहूँगी आपको कि ये वीगन और वेजिटेरियन डाइट के चक्कर में आप बच्चे के लिए नहीं पड़ना, आप बहुत ज़्यादा नुकसान उठाओगे। मैं ये गलती कर चुकी हूँ अपने बच्चे के साथ, तो मेरे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, मेरी छोटी बच्ची को। तो उस टाइम मैं वीगन पे बहुत ज़्यादा ज़ोर देती थी,
तो बच्चे को भी कोशिश यही करती थी कि यही सब चीज़ें खिलाऊं। तो मेरी बेटी को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं ये चीज़ आपको बता दे रही हूँ। ये वीगन और ये जो वेजिटेरियन बैठ गए हैं ना यूट्यूब पे, इन्होंने लोगों की बिल्कुल ही मत मार दी है। और ये बच्चों को भी बताते हैं कि न्यू बॉर्न को जो है वो आप अगर माँ का दूध नहीं है तो नारियल का दूध दे दो, बादाम का दूध दे दो। ये गलती कभी भी नहीं करना आप, क्योंकि बच्चों को अमीनो एसिड की ज़रूरत प्रोटीन की होती है और प्रोटीन प्लांट्स में नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखो। और अगर होता भी है तो वो इस लायक उस तरह का नहीं होता है जैसा कि आपकी बॉडी को चाहिए होता है। बच्चे को दूध ही चाहिए, चाहे मैंने बताया बेस्ट तो अपनी माँ का है, और नहीं तो उसे फार्मूला मिल्क दो, या फिर गाय का कोशिश करो मत दो। मजबूरी में आधा दूध आधा पानी डाल के दे सकते हो, वरना ये जो बकरी का दूध होता है और भेड़ का, ये अच्छा ऑप्शन होता है छोटे बच्चे को देने के लिए। तो ये वेजिटेरियन वाले चक्कर में मत पड़ना कि कोकोनट मिल्क और ये वाला दूध, बादाम का दूध दे रहे हो बच्चों को, इस चक्कर में कभी भी नहीं पड़ना। बच्चों के अंदर 4-5 साल तक वो एंजाइम होता है कि वो दूध का जो प्रोटीन होता है उसे डाइजेस्ट कर सके, ब्रेक कर सके। हाँ, अगर कोई एलर्जी की सिचुएशन है, बच्चे को पेट उसका कमज़ोर है, लीकी गट है और वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो वो आपको पता चल ही जाएगा कि जब भी आप उसको दूध दोगे तो ऊपर का तो वो उल्टी करेगा या फिर उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। तो फिर जो है वो अपने डॉक्टर से मिलके कोई अच्छा हाइपो एलर्जेनिक, मतलब डेयरी फ्री भी आजकल आ रहे हैं, अमीनो एसिड बेस्ड फार्मूला जो होता है वो आप दे सकते हो। वैसे मैंने अपनी बेटी को, मेरी बेटी को भी शुरू में निकली थी ये एलर्जी दूध की, तो मैंने उसे उसे डॉक्टर्स ने नियोकेट मिल्क लिखा था। वो बहुत अच्छा दूध होता है, प्रोटीन उसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है। और इस तरह के अगर बच्चा दूध टॉलरेट नहीं कर पा रहा है ऊपर का गाय भैंस का, तो फिर उसके लिए बेस्ट होता है। अच्छा, गाय भैंस का जो बच्चे दूध टॉलरेट कर भी पाते हैं तो उनको भी कोशिश ये करो कि A2 मिल्क हो, मतलब A2 गाय या भैंस, बकरी वगैरह का, बकरी का और शायद भैंस का दूध जो होता है वो A2 ही होता है। गाय के दूध में प्रॉब्लम होती है कि वो A1 होता है ज़्यादातर, तो गाय का अगर दे रहे हो तो A2 होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखो। और फिर आधा दूध और आधा पानी मिला होना चाहिए, और दूध में शुगर नहीं होनी चाहिए। और बहुत ज़्यादा गर्म करके दूध मत दो। दूध देने का तरीक़ा ये होना चाहिए कि पानी गर्म कर लिया जितना गर्म रखना है, और उस गर्म पानी में फिर दूध मिलाओ। दूध को डायरेक्ट गर्म मत करो, वो कई बार नुकसान कर जाता है, उसकी केसीन एक्टिव हो जाती है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप छोटा बच्चा है उसको दूध दे रहे हो ऊपर का तो। और वीगन और वेजिटेरियन के चक्कर में बिल्कुल भी बच्चों के लिए नहीं पड़ना, क्योंकि बच्चों का जो होता है उनका लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ग्रो हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो बड़ों को इतना नुकसान नहीं होता है, वो थोड़ी बहुत बेवकूफ़ी कर भी लें, तो बच्चों के साथ आप ये करोगे तो बच्चे को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। अच्छा, अगर बच्चे को कई बार जो होता है, माँ का अगर इंसुलिन हाई होता है उसमें ये जो प्रेगनेंसी के टाइम, तो कई बार बच्चों को पैदा होने के 2-3 हफ्ते के बाद एक्जिमा हो जाता है। वो प्रॉब्लम भी यही होती है कि बच्चा जब पेट में था तो आपका इंसुलिन हाई रहा है, तो वो जो है बच्चा शुगर जो है उसकी स्किन को नुकसान कर दिया है बच्चे ने, लीवर डैमेज हो जाता है बच्चे का। फिर वो जो होता है वो इस तरीके से बाहर स्किन पे निकल के आता है एक्जिमा की प्रॉब्लम, तो वो भी ठीक हो जाएगी। वो खुद ही ठीक हो जाता है। बहुत सीवियर मेरी बेटी को हो गया था, छोटी थी तो वो, लेकिन मैं ज़्यादा डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ी नहीं, क्योंकि मैंने यही देखा है कि जो बच्चे डॉक्टर्स के चक्कर में पड़ते हैं, डॉक्टर डाइट में तो कुछ बताते नहीं हैं, वो खूब शुगर खाते रहते हैं, कार्बोहाइड्रेट, और दूध भी पीते रहते हैं वो बच्चे, और उनको जो होता है ज़िंदगी भर एक्जिमा से जूझते रहते हैं। मेरी बेटी का कोई 8-9 महीने लगे ठीक होने में, मगर बिल्कुल ठीक हो चुका है, अब बिल्कुल भी नहीं है उसके। तो अगर बच्चे की एक्जिमा हो गया है बच्चे पैदा होने के बाद, या कोई भी प्रॉब्लम होगी, तब तो उसके लिए फिर माँ का दूध बहुत ज़रूरी है। और एक्जिमा ख़ास तौर से अगर हो गया है
तो फिर उन बच्चों को भी ये ऊपर का आप गाय भैंस का दूध दोगे तो वो प्रॉब्लम करता है उनकी एक्जिमा को ठीक होने में। तो वो जो है आप कोशिश ये करो हाइपो एलर्जेनिक फार्मूला कोई नॉन डेयरी डॉक्टर से लिखवा लो, वो दे सकते हो। और नहीं तो अगर गाय भैंस का दे रहे हो तो किस तरीके से देना है वो मैंने बता ही दिया। लेकिन इस तरह के बच्चों को फिर ये है कि उनकी डाइट में शुगर नहीं होनी चाहिए। शुगर वाली चीज़ जैसे कि ये जो गेहूँ जो है, गेहूँ एलर्जी करता है, गेहूँ नहीं होना चाहिए उनकी डाइट में। गेहूँ की जगह आप ऐसे बच्चों को चावल दें और हाई फैट हाई प्रोटीन डाइट दें कुछ महीनों में हो सकता है साल भर लग जाए, 9 से 12 महीने में बच्चा जो है अपनी प्रॉब्लम इस तरह की अगर एक्जिमा वगैरह हो गया है तो उससे बाहर आ जाएगा इंशाल्लाह। कोई ज़्यादा घबराने की और डॉक्टर्स में भागने की ज़रूरत नहीं होती है। उन्हें खुद ही कुछ नहीं पता होता है डॉक्टर्स को, वो जो होता है सिचुएशन को और वर्स करते हैं। देखो जब तक कोई भी डॉक्टर आपसे ये मना नहीं करता आप किसी भी बीमारी के लिए, बच्चे के लिए उसके पास जाएं या अपने लिए, कि आप ये कार्बोहाइड्रेट का सोर्स बंद करो, दूध बंद करो अपनी डाइट में और प्रोटीन और फैट के ऊपर आप जाओ, ज़्यादातर आपका पोर्शन जो है प्रोटीन और फैट होना चाहिए, तो मेरी नज़र में तो वो वैसे ही डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर को ये बात पता होना है। और अब तो ये जग जाहिर है, अब तो कोई छुपा हुआ, पहले छुपी हुई बातें थी आज से 15-20 साल पहले, 15 साल पहले मान लीजिए, 10-15 साल पहले। मगर अब तो ये चीज़ सभी को मालूम है, बस अब डॉक्टर्स की एक ज़िद है, पता नहीं क्यों उन्हें, कि वो अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उन्हें इतना होता है कि वो ये मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि कोई बीमारी ठीक हो सकती है। तो हाँ, आप मजबूरी पे, अब देखो कोई सर्जिकल केस आ गया है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मगर मेरा ये चैनल बनाने का मकसद यही है कि आप जो हो ये बीमारियों को बारे में आपको नॉलेज हो और आप अपनी बीमारियां खुद से ठीक कर सको अपने घर बैठे। तो बच्चे को अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई है तो 9 से 12 महीने लगेंगे, उसको बिल्कुल ठीक हो जाएगा, हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर आ जाएगा। अच्छा, A1 मिल्क जो होता है ना, गाय का जो लोग दूध देते हैं उनको कई बार फिर आगे चल के बच्चों को डायबिटीज़ टाइप 1 होने का खतरा रहता है, क्योंकि गेहूं के प्रोटीन और यानी ग्लूटन और ये जो गाय का A1 प्रोटीन होता है, इसका जो है डायरेक्ट लिंक डायबिटीज़ टाइप 1 के पेशेंट से देखा गया है। पैंक्रियास को डैमेज करते हैं ये दोनों प्रोटीन। तो कोशिश यही करें इनसे आपका बच्चा जो है दूर रहे। अच्छा, कई बार बच्चे को, मैंने छोटे बच्चे को तो बता दिया निमोनिया होने की वजह क्या होती है न्यूबॉर्न को। और कई बार 1.5-2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो उसको कई बार डायरिया की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत से बच्चे इसमें मर भी जाते हैं डायरिया में। तो इसकी डायरिया की वजह जो होती है, एक बहुत बड़ी मेन कॉमन वजह होती है जिंक की कमी होना। और जिंक जो होता है वो रेड मीट में ही होता है, प्लांट सोर्स में बहुत कम होता है। और ये देखो प्लांट सोर्स का जो न्यूट्रिशन होता है वो एब्जॉर्ब भी बॉडी बहुत कम करती है। तो जिंक वैसे भी सभी उसमें नहीं पाया जाता है प्लांट्स में, बहुत थोड़ा बहुत मशरूम में होता है और कुछ एक दालों में, और वरना ये सब्ज़ी वगैरह में जिंक नहीं पाया जाता है। तो जिंक जो है वो बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी होता है, जिससे कि वो डायरिया की कंडीशन उसमें ना हो। ठंड लगने से भी कई बार दस्त लग जाते हैं, मगर कई बार बच्चे को डायरिया होता है जिंक की कमी से। तो जिंक का आप, जिंक अगर उनकी डाइट में रहेगा तो ठंड भी नहीं लगेगी और ये डायरिया भी नहीं होगा उनको। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और जिंक पाया जाता है सबसे ज़्यादा रेड मीट में। तो बच्चों की डाइट में रेड मीट और ये जो झींगा मछली होती है इसमें अच्छी क्वांटिटी में पाया जाता है, तो ये ज़रूर होना चाहिए बच्चों की डाइट में। और अगर बच्चे को हो गया है डायरिया तो आप उसको कोशिश करें दूध ना दें। अगर ऊपर का दूध दे रहे हैं, अपना दूध दे सकते हैं। अगर माँ अपना दे रही है, ऊपर वाला अगर दूध दे रहे हैं आप फार्मूला मिल्क या कुछ, तो कोशिश करें ना दें डायरिया जब तक है। और उसको ये सूप दें आप, बोन ब्रॉथ, उसके लिए बोन ब्रॉथ भी नहीं, बोन ब्रॉथ की जगह आप इसको डायरिया अगर बच्चे को है
उस टाइम पे आप उसको रेड मीट का सूप दें। जैसे गाय का बेस्ट है, गाय या भैंस का मिल जाता है अगर गोश्त, और अगर नहीं है तो भेड़ या बकरी के गोश्त का भी दे सकते हो, मगर गाय भैंस का बेस्ट होता है। तो वो रेड मीट बोटी का जो यखनी बनती है ना, वो आप दें बच्चे को 2-3 टाइम दिन में। और उसके अलावा जो उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है सॉल्ट की बच्चों के अंदर, तो आजकल ORS के घोल के पैकेट मिलते हैं, वो आप थोड़ा सा दे सकते हैं थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को। या फिर नमक शक्कर का पानी जो होती है, थोड़ा सा नमक और शक्कर 1 चम्मच करीब 1 गिलास में घोल लीजिए, और थोड़ी थोड़ी देर बाद आप वो दे सकते हो। बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ना ही शक्कर ना ही नमक, थोड़ा सा बस होना चाहिए। 1 चुटकी नमक और 1 चम्मच शुगर जो होती है, 1 गिलास पानी में घोल के रख लिया, और थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे को पानी पिलाते रहो वो। वरना आप कोई अच्छा डॉक्टर से भी सैशे लिखवा सकते हो इलेक्ट्रोलाइट का, वो आप दे सकते हो बच्चे को। और बच्चे में डिहाइड्रेशन मतलब पानी की कमी, डायरिया में ये अक्सर हो जाता है, क्योंकि दस्त करता है बच्चा, तो दस्तों में उसका पानी, इलेक्ट्रोलाइट्स और जितना भी न्यूट्रिशन होता है, मिनरल्स वगैरह, वो निकल जाते हैं। पानी पानी से ही दस्त करता है वो, तो उसमें निकल जाती हैं। अच्छा, डिहाइड्रेशन हो गया है बच्चे को, ये कैसे पता चले? इसके लिए बच्चा जो होता है पेशाब नहीं कर, जब तक पेशाब नहीं करे तब तक समझो खतरे में है बच्चा। पेशाब करना बहुत ज़रूरी है बच्चे का। बच्चा जैसे बहुत देर हो गई है और दस्त कर रहा है, पेशाब नहीं कर रहा है, पानी वाले लेटरिन तो आ रहे हैं उसको मगर पेशाब नहीं आ रहा है, इसका मतलब उसके अंदर पानी की कमी हो गई है। तो उसका यही इलाज है कि आप उसको पानी जो है, ये इलेक्ट्रोलाइट का जो ORS का घोल है, या कोई भी इलेक्ट्रोलाइट का पानी, या ये नमक, कुछ भी नहीं है, नमक शुगर का जो पानी होता है, नमक शक्कर का, वो 1-1 चम्मच थोड़ी थोड़ी देर बाद, 15-20 मिनट के बाद 1 चम्मच उसको दे दिया। इस तरह से देते रहो उसको, इस बात का ध्यान रखना है। और सूप देते रहना है उसको थोड़ा थोड़ा सा। ये दो, बच्चा ज़्यादा तो खाता पीता नहीं है तबीयत ख़राब में, तो थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको 1-1 चम्मच देते रहो, तो उसमें जिंक की कमी नहीं होगी। रेड मीट का सूप, इस बात का ध्यान रखना है। तो बच्चा जब पेशाब कर दे तो समझ लीजिए कि अब वो खतरे से बाहर है। जब तक बच्चा पेशाब नहीं करता है वो खतरे में रहता है। तो कई बार अगर ज़्यादा हालत ख़राब हो जाती है बच्चे की, तो बच्चा मतलब अगर बहुत ज़्यादा उसमें देर तक डिहाइड्रेशन रहेगा, दस्त आते रहेंगे, पेशाब नहीं आएगा उसे, तो यानी कि उसमें पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, बच्चा मर भी सकता है। तो कई बार जो होता है डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, और वो फिर वो ग्लूकोज की व सेलिन वाटर क्या होता है उसकी ड्रिप लगाते हैं उसके बच्चे को। तो वहाँ तक आप ना पहुँचें, तो उसके लिए बेहतर है कि आप बच्चे को नमक शुगर का पानी, या फिर वो जो ORS वाला घोल होता है वो देते रहें। कोई जूस भी दे सकती हैं, मगर जूस दिन के टाइम देना है, बस सुबह से दोपहर तक। और साथ में ये जो रेड मीट का सूप है, ये आप बच्चे को देते रहें, तो इंशाल्लाह बच्चा जल्दी ही अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल आएगा। और वरना अगर कुछ सीरियस बात लग रही है तो आप अपने डॉक्टर की भी मदद ले सकते हो, मगर डॉक्टर जो होता है ज़्यादातर पैसा कमाने के चक्कर में एडमिट कर लेते हैं, उल्टे सीधे इलाज करते हैं फिर। तो अपने पास रखोगे बच्चे को, और थोड़ा सा ज़रा सा अपने दिमाग से काम लोगे, समझदारी से, तो आराम से इस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। और मैंने बता दिया है, जैसे ही बच्चे को पेशाब आ जाता है तो समझ लीजिए बच्चा अब जो है बिल्कुल ठीक है, ख़तरे से बाहर है। अच्छा, डायरिया अगर हो जाता है तो घबराएं नहीं, एकदम से ठीक दस्त नहीं रुकते हैं, और दवा वगैरह कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, क्यों दवा डॉक्टर भी नहीं देते हैं, क्योंकि आप दस्त रोकोगे उल्टियाँ शुरू हो जाएंगी फिर, क्योंकि वो प्रॉब्लम है उसको, अगर किसी इन्फेक्शन से है या जो भी है, तो वो अपने टाइम पर ही ख़त्म होगी। तो करीब 48 आवर लगते हैं, 48 से 72 घंटे ठीक होने में, पूरी तरह से कंट्रोल होने में दस्तों के। और कभी कभी तो पूरा पूरा 1 वीक भी लग जाता है, तो इससे आप घबराइए नहीं, बस उसकी डाइट का ध्यान रखिए। उसकी डाइट में आपको बता ही दिया है, सूप ज़रूर रखिए एक, तो ये जो रेड मीट का होता है। और शुरू में जब तक पेशाब उसको नहीं आ रहा है तब तक आप उसको ये ORS का घोल, या फिर नमक शक्कर का पानी, या फिर थोड़ा सा जूस वगैरह दे सकते हो, और उससे ही सही हो जाएगा बच्चा। और अगर फिर भी
कोई प्रॉब्लम लग रही है तो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो। तो अगर डायरिया या दस्त बच्चे को हो गए हैं तो हो सकता है 3-4 दिन उसको कंट्रोल होने में लग जाएं। बस 3-4 दिन में वो धीरे धीरे खुद ही कम होते रहेंगे। वो जैसे शुरू में 15-20, 10-15 आ रहे थे पहले दिन, अगले दिन जो है वो उससे कम होंगे, 4-5 रह जाएंगे, फिर उससे कम होंगे, फिर 3-4 दिन में वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा बच्चा। तो इस चीज़ से ज़्यादा घबराएं नहीं आप। तो आफ्टर डिलीवरी यानी डिलीवरी के बाद बच्चे की कैसे देखभाल करें, मैंने कोशिश की है आसान लफ्ज़ों में आपको पूरी चीज़ समझा सकूं आसानी से। और मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। नहीं समझ में आई हैं आप इसको 2-3 बार और देखो वीडियो को, फिर भी कुछ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो। अच्छा, जब बच्चा माँ का दूध पीना छोड़ देता है जैसे 2-2.5 साल के बाद, तो ज़्यादातर तो 2 ही साल तक पिलाती हैं औरतें, 2.5 साल तक भी पिला सकती हैं। तो जब भी 2 या 2.5 साल बाद आप बच्चे का दूध छुड़वाते हो, तब भी बच्चा देखो दूध तो पीता है 5-6 साल तक, 5 साल तक तो मान लो आप, 4-5 साल तक उसे दूध चाहिए होता है। तो 2 टाइम तो चाहिए ही होता है, सुबह में और रात को सोने से पहले। तो अगर बच्चे को दूध से एलर्जी है तो फिर आप उसको कोई हाइपो एलर्जिक फार्मूला दे सकते हो। जैसे मैंने बताया, नियोकिड जो होता है बेस्ट होता है, थोड़ा महंगा होता है वो, लेकिन बच्चों को देने के लिए बहुत अच्छा होता है। और जिनको एलर्जी होती है या कोई प्रॉब्लम एक्जिमा है बच्चे को या कुछ भी, वैसे तो जल्दी ही ख़त्म ही हो जाएगा, इतने लंबे तक टाइम तक रहेगा नहीं अगर आप उसको शुगर वुगर नहीं दोगे तो। और अगर एलर्जीज़ हैं तो इस तरीके का हाइपो एलर्जिक कोई फार्मूला आप दे सकते हैं बढ़िया क्वालिटी का। और वरना फिर ये जो नॉर्मल दूध होता है भैंस का, मैंने बताया आपको, भैंस या बकरी का जो दूध होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है बच्चे को देने के लिए। उसमें भी बकरी का दूध अगर मिल पाता है, उसमें भी आप ऐसे दे सकते हो कि आधा दूध आधा पानी मिला लिया और उसको उसमें शुगर, बच्चे की आदत डालो कि शुगर वाला दूध मत दो उसको, ठीक है। और बेहतर है कि उसकी आदत डालो अगर चाय पी सके वो तो बेहतर है, जैसे सुबह के टाइम पे चाय दे दी उसको। और बटर लगा के 1 या 2 बिस्किट भी दे सकते हो, लेकिन बटर लगा होना चाहिए फैट के साथ। जब बच्चों को तो साथ इतना ज़्यादा मतलब नहीं हो पाता, उनकी मर्ज़ी की चीज़ ही देनी पड़ती है उन्हें। तो इस तरह कर सकते हो। वरना दूध दे रहे हो तो अगर बकरी का मिल पाता है तो बेस्ट है, और नहीं मिल पाता है, अगर कहीं नहीं है अवेलेबल, गाय का ही है, तो गाय में A2 कोशिश करो मिले, और उसमें भी आधा दूध आधा पानी, जिस तरीके से मैंने पीछे बताया है उस तरीके से दो आप। तो 4-5 साल तक, 5 साल तक करीब बच्चे में वो एंजाइम होते हैं कि बच्चा दूध को टॉलरेट कर लेता है और उसे चाहिए भी होता है, तो ज़्यादा उसे परेशान मत करो। और अगर मैंने बताया चाय की आदत आप उसकी डाल सको तो बेस्ट है, सोने से पहले भी आप उसको चाय दे सकते हो अगर बच्चा पीता है। क्योंकि चाय से क्या होता है, चाय की पत्ती डालने से और जब पानी में आप उस चाय को बनाते हो तो उसकी जो प्रोटीन होती है वो बिल्कुल डेड हो जाती है। तो जिन बच्चों को अगर दूध से एलर्जी भी है तो उन्हें भी चाय नुकसान नहीं करती है, क्योंकि उसमें प्रोटीन होती ही नहीं है, डेड हो जाती है बिल्कुल। तो इस तरह से आप दे सकते हो। फिर बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है तो अगर चाय पीता है तो चाय तो वो हमेशा ज़िंदगी भर भी पी सकता है बच्चा, चाहे मतलब बड़ा हो, किसी भी एज का बंदा हो, चाय पी सकता है। और अगर बच्चा जैसे कि दूध ही चाय नहीं पीता है, वो कहता है जैसे 5-6 साल का हो गया फिर भी कहता है कि मुझे रात में जैसे सोने से पहले दूध ही चाहिए, तो फिर ये करो कि उसकी दूध से आदत छुड़ा के ये ऐसे दे सकते हो, बटर दे दिया या चीज़ का टुकड़ा दे दिया, भूख लग रही है बच्चे को, इस टाइप की चीज़ जो है वो दे सकते हो। तो कोशिश मैं यही कहूँगी कि करो कि बच्चे की अगर चाय की आदत पड़ सके तो चाय तो हमेशा वो बिना डर के, चाहे एलर्जी हो या ना हो, बिना डर के किसी भी दूध की बना के, गाय भैंस जो भी दूध हो उससे बना के पी सकते हो। क्योंकि चाय में प्रोटीन जो होती है बिल्कुल डेड हो जाती है, दूध की होती ही नहीं है। और उसके साथ बहुत छोटा बच्चा है जब, डायपर मतलब पैदाइश के 1.5-2 साल तक
ख़ास तौर से पैदाइश के बाद, जो बच्चा पैदा जब होता है उसके बाद रात में ये कोशिश करो कि बच्चे को डायपर पहनाओ। दिन में भले ही गर्मी है खोल दिया, रात के टाइम पे खुला मत छोड़ो उसको, क्योंकि आप भी सो जाओगे और बच्चा पेशाब करेगा, गीले में रह जाएगा, तो इस तरह से भी उसे ठंड होने का ख़तरा बहुत ज़्यादा रहता है। तो कोशिश ये करो कि रात के टाइम पे कम से कम डायपर ज़रूर पहनाओ, और ठंड में तो दिन में भी पहना सकते हो, रात में भी पहना सकते हो। और जो लोग, बहुत से लोग नहीं पहनाना चाहते हैं, तो भी मैं उनको यही कहूँगी कि रात के टाइम पे शुरू में पहना दें बच्चे को, जब तक बच्चा थोड़ा सा मजबूत नहीं हो जाता, क्योंकि शुरू के दिनों में बच्चा बहुत कमज़ोर होता है, ख़ास तौर से 4-5 महीने तक, और बच्चे को ठंड लग सकती है, निमोनिया हो सकता है अगर रात में गीले में पड़ा रहेगा बच्चा। तो इस बात का ध्यान रखें। बल्कि डायपर भी चेंज करना पड़ता है, 2 बदलने पड़ते हैं कि बच्चे को कहीं ठंड ना हो जाए गीले से। हालांकि वो गीला होता नहीं है, मगर थोड़ा सा फिर भी उसमें रह जाता है, तो कोशिश ये करो रात में भी एक डायपर उसका चेंज कर दो, जिससे कि छोटा बच्चा जो है वो ठंड से बचा रहे। मैं बहुत छोटे बच्चे की बात कर रही हूँ। बाकी अगर बड़ा बच्चा होता है, पेशाब करता है, तो 4-5 साल तक भी आप डायपर उसको रात में पहना सकते हो, मगर छोटे बच्चे की एहतियात करनी ज़रूरी है, जिससे कि उसे ठंड और निमोनिया ना होने पाए। तो यहाँ पीछे मैं एक बात और बताना भूल गई कि बच्चा जब बॉर्न होता है उसके मतलब लगभग 40 डेज तक इस बात का आप ध्यान रखें कि बच्चा जो है उसके हाथ पैर ठंडे ना होने पाए। हाथ पैर जैसे ही बच्चा, क्योंकि नई माँओं को इतना पता नहीं होता है बच्चे को कब दूध देना है। वैसे तो 1-2 पेशाब करता है बच्चा तो उसका पेट खाली हो जाता है, लेकिन फिर भी बच्चे के हाथ पैर ठंडे ना होने पाए। जैसे ही लगे बच्चे के हाथ पैर ज़रा, न्यू बॉर्न जो होता है ना, न्यू बॉर्न से समझिए आप 40 डेज तक लगभग, तो आपको ख़ास ध्यान रखना है, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो होता है ना, कभी कभी बच्चे रोते भी हैं, उन्हें भूख लगती है, मगर कभी कभी नहीं रोते हैं बच्चे, वो अपना एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं कि उन्हें, क्योंकि छोटे बहुत होते हैं। तो जैसे ही लगे कि बच्चे के हाथ पैर ज़रा से ठंडे हो रहे हैं तो फ़ौरन उसको दूध पिलाओ। और 1-2 पेशाब के पास बाद, वैसे तो 3 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटे के बाद उसे दूध दे दो आप। नहीं पीता है तब भी लगा दो उसको, ज़रूरत होगी तो वो ले लेगा, नहीं होगी ज़रूरत तो नहीं लेगा। तो इस बात का ध्यान रखें कि जैसे ही लगे, एक इंडिकेशन होता है ये कि बच्चे के हाथ पैर ठंडे होना, अगर जैसे ही लगे ठंडे हो रहे हैं हाथ पैर, फौरन उसको दूध दो, वरना फिर उसको प्रॉब्लम भी हो सकती है बच्चे को। इस बात का ध्यान रखें ख़ास तौर से। हालांकि मैंने पीछे बताया है कि बच्चा जो होता है जब पैदा होता है 2-3 दिन का, उसके अंदर न्यूट्रिशन होता है उसके अंदर, क्योंकि आपको इतना ज़्यादा दूध बनता नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे दूध पिलाएं ही ना, तो उसको दूध पिलाना ज़रूरी है। जो भी आपके निकल रहा है, हल्का पानी जैसा निकल रहा है या गाढ़ा वाला निकल रहा है जैसा, वो बहुत इम्पॉर्टेंट दूध होता है। शुरू के जो 2-3 दिन गाढ़ा सा जो दूध निकलता है, तो वो बहुत ज़रूरी होता है बच्चे की सेहत के लिए, तो वो ज़रूर पिलाएं। और पिलाने का मैंने बता ही दिया है कि इस बात का ध्यान रखें न्यू बॉर्न्स में कि उनके हाथ पैर जो हैं वो ठंडे ना होने पाए। जैसे ही लगे हाथ पैर ज़रा से ठंडे हो रहे हैं तो फ़ौरन उनको दूध पिलाओ। और आप देखोगे जैसे ही दूध आप पिलाओगे, थोड़ा सा दूध बच्चा पिएगा, जब फिनिश हो जाएगा उसका, तो फिर उसके जो है हाथ पैर गर्म हो जाएंगे, इसका मतलब उसको जो है उसको फ्यूल मिल गया है और वो अब आराम से रहेगा बच्चा। अच्छा, मैंने पीछे बताया है कि बच्चे को अगर दूध दें आप तो उसमें शुगर नहीं डालें, मगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा मीठा पसंद करते हैं। तो एक तो अगर बिल्कुल फीका अगर आप उनको चाय दोगे या दूध दोगे तो वो नहीं पियेंगे। तो उसके लिए, हालांकि दूध तो खुद ही थोड़ा मीठा होता है, इतनी ज़रूरत उसमें होती नहीं है, लेकिन फिर भी अगर बच्चा नहीं पीता है तो ये, जैसे कि आप चाय फॉर्म में दे रहे हो दूध को या फिर दूध ही दे रहे हो, तो फिर उसमें कोशिश करो कि वाइट शुगर की जगह या तो थोड़ी सी कोकोनट शुगर
या फिर मेपल सिरप आता है वो आप दे सकते हो, या फिर स्टीविया चाय अगर बना रहे हो तो बहुत अच्छा ऑप्शन है कि उसमें स्टीविया ज़रा सी डाल सकते हो। और दूध में भी पानी जब उबालो दूध का तो उसमें स्टीविया की 2-3 पत्तियां डाल सकते हो। लेकिन स्टीविया वो वाली नहीं देनी है जो बाज़ार में वाइट कलर का पाउडर आता है। स्टीविया अगर आप ले रहे हो तो फिर वो पत्ती वाली होनी चाहिए। वैसे तो खैर इतना नुकसान नहीं करती है बच्चों को थोड़ी सी शुगर, क्योंकि अगर बच्चा ठीक है, हाँ कोई प्रॉब्लम है अगर बच्चे को तो फिर थोड़ा सा नुकसान कर सकती है। तो अगर बच्चा नॉर्मल है तो फिर ये कोशिश करो कि अगर उसको शुगर डाल के दे रहे हो तो इस तरीके के ऑल्टरनेट शुगर दे सकते हो, वरना अगर वाइट शुगर भी दे रहे हो तो बहुत कम डालो, मतलब बहुत कम से कम जिसमें उसका काम चल जाए, ज़्यादा मीठा मत दो उसको करके। और उसका दूध किस तरीके से बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। आप ऐसे कर सकते हो, अगर दूध प्लेन बना रहे हो तो पहले पानी उबालो, पानी में अगर स्टीविया डालनी है तो 2-3 पत्ती बस डाल दो, काफ़ी मीठी होती है वो, 2 या 3 पत्तियों में, या बहुत में इतनी में ही अच्छा खासा मीठा हो जाएगा वैसे। तो पानी उबालते टाइम 2-3 पत्ती स्टीविया की डाल दो। और अगर और जब वो पानी उबल जाए तो उस पानी दूध जो है ठंडा दूध लो और ठंडे दूध में वो गर्म पानी डाल दो, तो वो दूध जो है वो खुद ही गर्म उतना हो जाएगा कि बच्चा आराम से पी पाए उसको। और अगर दूसरी शुगर डाल रहे हो तो फिर वो कोशिश करो कम डालो, जैसे कोकोनट शुगर हो गई या मेपल सिरप हो गया, इस टाइप की अगर शुगर डालो, या फिर अगर वाइट शुगर भी डाल रहे हो तो थोड़ी सी बस डाल के दो, जिससे बच्चे को थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाए उसका और उसको नुकसान भी ना हो। और अगर बच्चा किसी एलर्जी से जूझ रहा है किसी किस्म की, जैसे बच्चे को अगर एक्जिमा है या कोई प्रॉब्लम है, तो फिर ये कोशिश करो कि चाय फॉर्म में दो दूध को, क्योंकि दूध जो है कई बार बहुत एलर्जी कर देता है, ख़ास तौर से गाय का दूध जो होता है। तो इस तरह के अगर एलर्जी से जूझने वाले बच्चे हैं तो फिर उन्हें, या फिर बच्चे को बहुत ज़्यादा खांसी नज़ला ज़ुकाम बना रहता है तो उसके पीछे भी दूध एक वजह हो सकता है। तो इन बच्चों के लिए आप कोशिश ये करो कि थोड़ी सी उनका जब दूध बनाओ तो दूध के लिए जब पानी गर्म करो तो पानी में थोड़ी सी पत्ती, 1 या 2 चुटकी, बस 2 चुटकी बहुत होती हैं, 1 चुटकी या 2 चुटकी बस, इतनी ही पत्ती चाय की जो होती है वो डाल के पानी उसका गर्म करो, और वो जो है वो टी बन जाएगी। और फिर उस पानी को छान के दूध में मिला लो, दूध अलग रखो ठंडा दूध और उस दूध में मिला के, और जो भी आपको मीठा उसमें थोड़ा सा डालना है, थोड़ा सा मीठा कोकोनट शुगर डाल सकते हो, या फिर मेपल सिरप अगर है वो डाल सकते हो। शहद नहीं डाल के देना, शहद बहुत एलर्जिक होता है। और अगर वाइट शुगर ही डाल रहे हो तो बहुत थोड़ी सी डालो, जिसमें उसका टेस्ट अच्छा हो जाए पीने लायक और बच्चा आराम से पी ले। तो ये चाय की फॉर्म में अगर आप दोगे तो चाय डालते ही दूध का प्रोटीन जो होता है डेड हो जाता है, तो वो फिर नुकसान नहीं करता है, ख़ास तौर से जिन बच्चों को एलर्जीज होती हैं उनके लिए। तो बच्चों को अगर दूध देना है तो अगर उसमें थोड़ी सी चाय की पत्ती, ज़रा सी 1-2 चुटकी मिला दोगे, चाय की पत्ती पानी में मिला के और फिर ये चाय बना के दोगे इस तरीके से, तो वो फिर उसको नुकसान नहीं करेगा दूध। तो इस तरीके से आप बच्चे को दूध दे सकते हो। और ख़ास तौर से अगर किसी एलर्जी से, मैंने बताया पीछे आपको, एलर्जी से जूझ रहा है बच्चा तो। इसके अलावा जब बच्चा पैदा होता है तो एक चीज़ का और ध्यान रखना चाहिए, हालांकि यहाँ पर तो ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में नर्सें वगैरह सब कुछ देख ही लेती हैं, मगर अब जैसे एशियन कंट्रीज़ हैं तो वहाँ पर कई बार बड़े हॉस्पिटल्स में भी ये चीज़ चेक नहीं की जाती है, मैं यहाँ आपको बता दे रही हूँ। तो बच्चे की पैदाइश के बाद आप ये ज़रूर उसका 1-2 दिन बाद ही देख लें। वैसे पेशाब करेगा और पॉटी करेगा तो इसका मतलब है कि उसका ये दोनों जो हैं सिस्टम ठीक है। और जहाँ जहाँ बॉडी में सुराख होते हैं, छेद होते हैं जिन जगहों पे, वो आप ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है वो चीज़ बंद होती है, कभी कभी होता है ऐसा, अक्सर नहीं होता है। तो जैसे कि कोई लड़की है
तो फिर उसका जो वजाइना है कभी कभी उसमें जो होल होता है, एक छेद होता है, वो बंद होता है, कभी कभार होता है ऐसा। तो अगर वो बंद ही रह गया तो फिर आगे चल के उसको मेंस्ट्रुएशन होगा, वो उसका ब्लड बाहर नहीं निकल पाएगा और बच्चा जो है दिमाग पागल भी हो सकता है, लड़की जो है ख़ास तौर से इस तरह से। तो आप, एक तो उसकी पहचान ये होती है कि जब लड़की पैदा होती है तो उसको थोड़ा सा डिस्चार्ज 2-3 दिन तक होता है। थोड़ा सा आपने देखा हो गदला सा पानी, गंदा सा, थोड़ा सा ना गदला गदला सा पानी जैसा मतलब ना डिस्चार्ज होता है उसके। तो ये एक पहचान होती है कि इसका जो यूट्रस का सिस्टम है वो ठीक है और इसका जो वो छेद होता है वजाइना का वो भी खुला हुआ है। उसके अलावा आप उस जगह को खोल के देखें भी कि हाँ वो छेद जो है वो खुला हुआ है या नहीं। वरना उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वजाइना से लड़कियां जो होती हैं उनकी पैदाइश के बाद 1-2 दिन तक डिस्चार्ज होता है, 2-3 दिन तक। आपने देखा होगा थोड़ा गदला सा पानी सा निकलता है लड़कियों के, तो इसका मतलब वो खुद ही ठीक हो जाता है 2-3 दिन में, तो इसका मतलब है कि उनका सिस्टम ठीक है। फिर भी आप एक बार उनका खोल के चेक कर लें कि उनका वो जो वजाइना का जगह है वो खुली हुई है या नहीं। और इसके अलावा पेशाब की, पॉटी की जो छेद होती हैं वो भी आप देखें कि सही हैं, खुले हुए हैं या नहीं। वैसे ये सारे काम नर्सों के करने के होते हैं, मगर एशियन कंट्रीज़ में कई बार हरामखोर इतने होते हैं, वो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, तो फिर वो चेक नहीं करते हैं। तो आप अपनी ड्यूटी समझ के खुद से चेक करें इसको। अच्छा, लड़कों में भी उनका पेशाब अगर वो कर रहे हैं, पॉटी कर रहे हैं, तो इसका मतलब उनका ये दोनों सिस्टम बिल्कुल ठीक है। फिर भी चेक कर लें आप पॉटी की जगह जो है वो खुली हुई है ठीक से या नहीं, वरना वो इतनी ज़रूरत नहीं होती, पॉटी अगर कर रहा है बच्चा तो ठीक ही है। और उसके अलावा लड़कों में कभी कभी ये प्रॉब्लम आती है कि उनकी जो टेस्टीज होती है ना वो एक होती है, दो होती है ना टेस्टीज, तो दो की जगह वो एक ही बाहर होती है। तो कभी कभी क्या होता है, वो एक टेस्टी जो होती है वो उनकी अंदर ही रह जाती है। तो वो जो है उसको उस टाइम तो आप छेड़े ना, जो है जैसी है ठीक है, एक टेस्टीज भी काफ़ी होती है। तो फिर बड़े होके हो सकता है कभी कभी, फिर जब वो बच्चा बड़ा होगा, मतलब मैच्योरिटी पे पहुंचेगा, उसको जब डिस्चार्ज होने लगता है बच्चे को, नाइट फॉल वगैरह, तो मतलब जब उसका वो बनने लगता है, जो सीमन होता है वो बनने लगता है जब उसमें, तो फिर वो जो है वो टेस्टी जो अंदर रह गई है वो कभी कभी प्रॉब्लम कर जाती है जब उसमें डिस्चार्ज का टाइम स्टार्ट होता है। तो अगर लगे, तो छोटे बच्चे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन हाँ अगर बच्चा बड़ा हो गया है और लगे उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है अंदर से, तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि चेक करा के अंदर है टेस्टी या नहीं, वो डॉक्टर जो है स्कैन करके देख लेते हैं, तो वो बता देंगे अल्ट्रासाउंड करके कि टेस्टी अंदर ही है या नहीं है। तो अगर ज़रूरत महसूस हो तो फिर उसको ऑपरेट करके आप सर्जरी से निकलवा सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दे रही है वो, तो उसको वैसे ही रहने दीजिए फिर। और मैंने बताया ऐसा हमेशा नहीं होता है, कभी कभार ऐसा होता है, बहुत लाखों हज़ारों लाखों केसों में एक केस होता है ऐसा। तो आप इस चीज़ को, मतलब मैंने एक नॉलेज के लिए ये चीज़ आपको बता दी ताकि आप इस चीज़ का ध्यान रख सको। तो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ।